नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल व्यावदय क्लासेस पे। एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर 1 को, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब होता है जो 2 नंबर या फिर 5 नंबर में पूछा जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जिस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे वो 2 नंबर में पूछा जाता है। तो 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो अपना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो यह है कि मेटरनिख कौन था और वह यूरोपीय इतिहास में क्यों विख्यात है। तो इसके बारे में हमें पता करना है कि मेटरनिख कौन था और वह यूरोपीय इतिहास में क्यों विख्यात है। तो इसका आंसर कुछ ऐसे होगा कि मेटरनिख ऑस्ट्रेलिया का चांसलर और घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। तो मेटरनिख कौन था, तो वो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था और घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। वह किसी भी तरीके के वैधानिक सुधारों के विरोधी था। वो क्या था, तो किसी भी तरीके के सुधार का विरोधी था एवं पुरातन व्यवस्था को बनाए रखने का समर्थक था। पुरातन व्यवस्था का मतलब होता है जो पुराने से व्यवस्था चला आ रहा है उसी व्यवस्था को बनाए रखना चाहता था, जो चलता आ रहा है उसी को चलाना चाहता था। वह राष्ट्रवादी विचारों का विरोधी था। वो क्या था, तो राष्ट्रवादी जो विचार होते हैं यानी कि अपने देश के प्रति जो लगाव की भावना होता है उसका वह विरोधी था। अपने इसी विचारों के कारण वह यूरोपीय इतिहास में क्या था, तो विख्यात था। तो मेटरनिख कौन था, तो वह ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। वो किसी ही तरीके के सुधार का क्या था, तो विरोधी था। साथ ही जो पुरातन यानी कि पुराना वाला व्यवस्था है उसको बनाए रखने का समर्थक था। वो चाहता था कि यही व्यवस्था बने रहे। और क्या करता था, तो वो जो था वो राष्ट्रवादी विचार जो होता है उसका भी वो विरोधी था। और उसका जो ये विचार था अलग प्रकार का, वो अपने इसी विचार के कारण जो क्या है, तो यूरोपीय इतिहास में विख्यात है यानी कि फेमस है। उसके बाद जो दोस्तों अपना सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि वियना कांग्रेस की क्या क्या उपलब्धियां हैं। तो वियना कांग्रेस की उपलब्धियां के बारे में हमें पता करना है। तो इसका आंसर आप लोग को कुछ ऐसे देना है कि साल 1815 में नेपोलियन पतन के बाद वियना कांग्रेस की बैठक की गई जिसकी निम्न उपलब्धियां हैं। तो क्या हुआ, वियना एक मिनट तो क्या हुआ कि 1815 में जब नेपोलियन पतन यानी कि नेपोलियन के हार के बाद वियना कांग्रेस की बैठक की गई और इन बैठक में की कौन कौन उपलब्धियां हैं ये नीचे लिखा हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला उपलब्धि है वो ये है कि फ्रांस में पुनः बुर्बो राजवंश की स्थापना। तो जो नेपोलियन था उसने फ्रांस में बुर्बो राजवंश का क्या क्या था, तो शासन खत्म कर दिया था। लेकिन जब नेपोलियन पतन के बाद वियना कांग्रेस हुआ तो इसने सबसे पहला काम क्या किया कि फ्रांस में पुनः बुर्बो राजवंश की स्थापना कर दी। उसके बाद जो इसने वियना कांग्रेस ने दूसरा उपलब्धि हासिल की, उसकी उपलब्धि ये थी कि नेपोलियन द्वारा जीते गए राज्यों की पूर्ण वापसी। तो नेपोलियन जो जितना राज्य जीता था उन सारे राज्यों को इन वियना कांग्रेस की बैठक द्वारा क्या किया गया, तो वापस कर दिया गया। जो जो राजा से नेपोलियन ने जीता था उन राजा को वापस दे दिया गया। उसके बाद जो इनका तीसरा कार्य है वो था कि फ्रांस को 2 भागों में बांट दिया। तो वियना कांग्रेस के बैठक में क्या किया लोगों ने कि फ्रांस को 2 भागों में बांट दिया। उसके बाद जो इनकी अगली उपलब्धि है वो है कि फ्रांस पर भारी भरकम जुर्माना लगा दिया। और जो जितना भी युद्ध किया था नेपोलियन ने और उसमें जितना भी नुकसान हुआ वो सारा का सारा नुकसान किससे उछला, तो फ्रांस से उछला। उस पर एक बहुत ही बड़ा जुर्माना लगा दिया। उसके बाद जो 5 नंबर में इन्होंने उपलब्धियां की वियना कांग्रेस ने, उन्होंने ये किया कि फ्रांस तथा यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने की कोशिश की। तो फ्रांस जो था और यूरोप था वहाँ पे जितना भी राष्ट्रवादी भावना था वो राष्ट्रवादी भावना को कुचलने की कोशिश की गई। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि मेजनी कौन था, और ये क्वेश्चन VVI है यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए जानते हैं कि मेजनी कौन था। तो इसका आंसर आप लोग को कुछ ऐसे देना है कि मेजनी एक योग्य सेनापति और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। तो मेजनी कौन था, तो ये एक योग्य सेनापति यानी कि अच्छा सेनापति और गणतांत्रिक विचारों यानी कि गणतंत्र का समर्थक था। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है। और ये जो मेजनी था इसको इटली के एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है। उसने इटली के एकीकरण के उद्देश्य से यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था की
की स्थापना भी की थी। और इसे क्या कहा जाता है, तो इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता था। और ये जो था, ये इटली के एकीकरण के उद्देश्य से यंग इटली और यंग यूरोप नाम की जो संस्था थी उसकी स्थापना भी इसी ने किया था। तो इतना अगर आप लोग मीनिंग के बारे में लिख देते हो तो आप लोग को 2 नंबर मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई, इसका क्या परिणाम हुआ। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को कुछ ऐसे देना है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। तो कौन सी नीति अपनाई, रक्त और लौह की नीति को अपनाया। इस नीति के अनुसार पूरे जर्मनी का एकीकरण युद्ध के द्वारा किया जाना था। इस नीति जो था लौह और रक्त की नीति, इस नीति के द्वारा क्या करना था, तो इस नीति के द्वारा क्या करना था, तो इस नीति के द्वारा पूरे जर्मनी का एकीकरण युद्ध के द्वारा किया जाना था। यह नीति पूर्ण रूप से सफल रही और जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। तो बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई, रक्त और लौह की नीति अपनाई। और इस नीति के अंदर करना क्या था, तो युद्ध के जरिए पूरे जर्मनी को एक करना था, जर्मनी का एकीकरण करना था। और ये जो नीति था ये पूर्ण रूप से सफल रहा और जर्मनी युद्ध के बदौलत एकीकरण भी हुआ जर्मनी का। उसके बाद जो दोस्तों अपना 5 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि राष्ट्रवाद क्या है। और पूरे चैप्टर का सबसे वीवीआई क्वेश्चन यही है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो चलिए जानते हैं कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, आखिर क्या है राष्ट्रवाद। तो इसका आंसर आप लोग को कुछ ऐसे देना है कि राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता और लगाव की एक भावना को विकसित करता है। तो समाजवाद क्या करता है, तो जो भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले जो लोग होते हैं उन लोगों के अंदर क्या करता है, तो एकता और लगाव की भावना को विकसित करता है। और सामान्य अर्थों में अगर हम लोग कहें तो सामान्य अर्थों में अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास राष्ट्रवाद कहलाता है। तो सामान्य अर्थ वाला ही आसान है, अगर आप लोग इतना ही लिख देते हो कि अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास ही राष्ट्रवाद कहलाता है, तो ये भी बिल्कुल ही 100% राइट आंसर माना जाएगा और आपको 2 नंबर दिया जाएगा। बाकी आप लोग अगर पूरा लिखते हो तो 2 नंबर नहीं कटेंगे, पूरा का पूरा ही दिया जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, वो यह है कि 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के 1830 के फ्रांसीसी क्रांति, यहाँ पे क्रांति छूट गया है, तो 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के कारणों का उल्लेख कीजिए। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए जानते हैं कि 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या क्या कारण थे। तो आंसर आप लोग को कुछ ऐसे देना है कि 1824 में चार्ल्स दशम फ्रांस का राजा बना। तो 1824 में क्या हुआ कि जो चार्ल्स दशम था वो फ्रांस का राजा बना। वह घोर प्रतिक्रियावादी और किसी भी प्रकार के वैधानिक सुधारों का विरोधी था। और जो चार्ल्स दशम था वो क्या था, तो घोर प्रतिक्रियावादी था और किसी भी प्रकार के वैधानिक सुधारों का विरोधी था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी सुधार हो। एवं उसने पॉलीनेक को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और जो राजा था चार्ल्स दशम, उसने क्या किया, तो पॉलीनेक नामक एक व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया जो अत्यधिक प्रतिक्रियावादी था। तो चार्ल्स दशम खुद ही एक प्रतिक्रियावादी था और उसने जो अपना प्रधानमंत्री बनाया वो बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियावादी था। उसके बाद आंसर ये लिखना है कि एवं चार्ल्स दशम ने संविधान में संशोधन कर 4 आपत्तिजनक कानून को पारित किया। और इतना तो था ही कि वो प्रतिक्रियावादी था, इसके अलावा उसने क्या किया कि संविधान में संशोधित कर दिया, यानी कि संविधान में बदलाव करके 4 आपत्तिजनक यानी कि बहुत ही खराब वाला कानून को पारित किया। जनता में इन कानूनों की शीघ्र ही प्रतिक्रिया हुई और लोग विरोध में सड़क पर उतर गई। और ये जो 4 खराब कानून पारित किया, इस कानून का क्या हुआ, जनता ने तुरंत ही प्रतिक्रिया हुई और विरोध करने के लिए इस कानून का जनता सड़क पर उतर गई एवं 1830 की क्रांति आरंभ हो गया। तो कारण क्या क्या थे, सबसे पहला कारण था कि ये प्रतिक्रियावादी था। उसके बाद इसने पॉलीनेक को अपना प्रधानमंत्री बना दिया और 4 आपत्तिजनक क्या किए, तो कानून को पारित कर दिए। यही सब कारण के कारण 1830 की क्रांति हुई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो चलिए जानते हैं कि 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो इसका आंसर ऐसे है कि 1830 के क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का नया राजा बना। तो 1830 में हमने देखा कि क्रांति हो गया और क्रांति के बाद चार्ल्स दशम को राजा से के पद से हटा दिया गया। तो 1830 के क्रांति के बाद कौन बना राजा, तो लुई फिलिप एक फ्रांस का नया राजा बना। शुरुआत में तो उसने जनता को खुश करने के लिए
लिए स्वर्गीय मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया। शुरुआत में जब ये लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना तो इसने क्या किया कि जो जनता है उसको खुश करने के लिए स्वर्गीय मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया, लेकिन बाद में उसने भी अपने साथ कुलीन और पादरी वर्ग को रखने लगा। और शुरू में क्या किया तो मध्यवर्गीय नीति अपनाया, लेकिन बाद में इसने क्या किया कि जो कुलीन यानी कि अमीर और जो पादरी यानी कि जो पंडित पुजारी होते थे वहाँ के, उनको अपने साथ रखने लगा और मध्यवर्गीयों को इग्नोर करने लगा। साथ ही लुई फिलिप एक अयोग्य शासक था। तो लुई फिलिप क्या था? एक अयोग्य शासक था। उसको पता नहीं था कि शासन कैसे किया जाता है, देश को कैसे चलाया जाता है। ठीक है, उसके शासन काल में राज्य में भुखमरी बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर थी, और जब वो शासन करता था तो उस समय भुखमरी और बेरोजगारी जो थी वो अपने चरम सीमा पर थी, यानी कि बहुत ही अधिक बढ़ गई थी। उसके बाद क्या है कि एवं विदेश नीति, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले। उसके बाद यह है कि एवं विदेश नीति के नाम पर भी लुई फिलिप के पास कुछ नहीं था। तो विदेश नीति मतलब होता है कि किस देश से युद्ध करना है, किससे दोस्ती का रखना है, किससे व्यापार करना है। ये जो विदेश नीति होती है ये भी लुई फिलिप को नहीं आता था, क्योंकि ये तो एक अयोग्य शासन था। तो इसके विदेश नीति के नाम पर भी लुई फिलिप के पास कुछ नहीं था। अतः इन सब कारणों से उग्र जनता सड़क पर आ गई और 1848 की क्रांति आरंभ हो गया। तो ये जो जितने कारण थे कि पादरी वर्ग को अपने साथ रखना, ये वो करना, साथ ही राज्य में भुखमरी बेरोजगारी होना अपने चरम सीमा पर, और विदेश नीति में भी कुछ खास हासिल नहीं करना, इन सभी कारणों से जो जनता थी वो उग्र हो गई और सड़क पे आके 1848 में क्रांति कर दी। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि गैरिबाल्डी कौन था? इटली के एकीकरण में उसने क्या भूमिका निभाई थी? तो चलिए जानते हैं कि गैरिबाल्डी कौन था। तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। तो गैरिबाल्डी क्या था? तो पेशे से नाविक था, यानी कि नाव चलाता था। गैरिबाल्डी ने इटली के एकीकरण का दूसरा चरण अपने तलवार के दम पे पूरा किया। और जो गैरिबाल्डी था उसने क्या किया? तो इटली के एकीकरण का जो दूसरा चरण था उसने अपने तलवार के दम पे उसे पूरा किया। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था एवं उसका मानना था कि बिना युद्ध के इटली का एकीकरण पूरा नहीं हो सकता है। तो वो क्या था? तो वो युद्ध की नीति, यानी कि वो जानता था कि बिना युद्ध किए क्या हो सकता है, तो इटली कभी भी एक नहीं हो सकता है, उसका एकीकरण संभव नहीं था, और उसने अपने तलवार के दम पे इसको पूरा करके दिखाया भी। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जर्मनी के एकीकरण की क्या क्या बाधाएं थी, और ये क्वेश्चन के आगे आप लोग VVI लगा दीजिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कि जर्मनी के एकीकरण की क्या क्या बाधाएं थी। तो आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि जर्मनी के एकीकरण की निम्न बाधाएं थी जो नीचे लिखी गई है। तो सबसे पहले बाधा क्या थी? तो सबसे पहली बाधा ये थी कि जर्मनी का 300 से अधिक छोटे बड़े का भाग यानी कि कस्बों में बटा होना। तो जो जर्मनी थी तो वो 300 से अधिक छोटे बड़े भागों में क्या थी? तो बटी हुई थी, छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी, और उन छोटे छोटे टुकड़ों पे छोटे छोटे राजा राज करते थे। उसके बाद जो दूसरा इनका बाधा था वो ये था कि इन बटे हुए भागों में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक असमानता का व्याप्त होना। और ये जो छोटे छोटे राज्य बचा था इनके सामाजिक और सांस्कृतिक एवं आर्थिक जो थे ये तीनों लोग अलग अलग तरीके से रहते थे। इनका सामाजिक अलग था, सांस्कृतिक रूप भी अलग अलग था और आर्थिक भी अलग अलग था, सब लोग एक समान नहीं थे। उसके बाद जो इनका तीसरा बाधा था वो ये था कि जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। तो जो जर्मनी के लोग थे उनके अंदर राष्ट्रवाद यानी कि अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना की थोड़ी सी कमी थी, यानी कि राष्ट्रवाद की अभाव थी। तो ये भी इनका तीसरा बाधा था। उसके बाद जो जर्मनी के एकीकरण का चौथा बाधा था वो था कि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप। तो ऑस्ट्रेलिया देश था वो काफ़ी मजबूत देश था उस समय के लिए। तो वो क्या करता था? वो जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं होना चाहता था और वो इन दोनों के बीच में हस्तक्षेप यानी कि बीच में घुस जाता था। तो ये भी जर्मनी के एकीकरण की एक बाधा थी। तो ये 4 बाधा आप लोग को लिख देना है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि रक्त और लौह की नीति क्या है, इसका अवलंबन किसने किया? तो रक्त और लौह की नीति के बारे में पूछा गया है। तो चलिए जानते हैं कि रक्त और लौह की नीति क्या है। तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। इस नीति के अंतर्गत पूरे जर्मनी का एकीकरण युद्ध के द्वारा करना था। ये नीति पूर्ण रूप से सफल रही और इस नीति के द्वारा जर्मनी का एकीकरण भी हो गया।
तो रक्त और लौह की जो नीति थी, इस नीति के अनुसार करना क्या था कि पूरे जर्मनी को युद्ध के द्वारा एक करना था। और इस नीति को अवलंबन किसने किया, तो जो बिस्मार्क नाम के व्यक्ति थे उन्होंने किया। साथ ही ये नीति पूर्ण रूप से सफल रही और जर्मनी का एकीकरण भी इसी नीति के कारण हो गया। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि अपना आज का ये वीडियो समाप्त होता है, लेकिन अगर आप लोग को ये वाला PDF चाहिए तो ये PDF बिल्कुल ही फ्री में मैं आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में दूंगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वहाँ से जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहीं पे आप लोग को इसका PDF बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।